अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 का इंतहाई अहम टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपने लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना है। टॉपिक का नाम है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मुख्तलिफ थ्योरीज आएंगी जिसमें आपके पास वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, एमओटी है, सीएफटी है, एलएफटी है। ठीक है, सीएफटी और एलएफटी हमारे स्कोप में शामिल नहीं है, इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो देखिए, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो थ्योरीज बनाई गई हैं ये किस बॉन्ड के लिए बनाई गई हैं? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। और आप लोग जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दो एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन की बाहमी शेयरिंग होती है तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे आप कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस चैप्टर में आप कोवेलेंट बॉन्ड को बड़ा डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो देखें, ये मॉडर्न थ्योरीज जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, और किस की बेस पे कर रही हैं? वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बेस पे। ठीक है, वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या था? वेव मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुताबिक एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो है वो क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट। ठीक है, तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है वो आप किस मॉडल में पढ़ते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को यूज किया है कोवेलेंट बॉन्ड को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। थ्योरीज हैं, वेस्पर थ्योरी है, वीबीटी है, एमओटी है, सीएफटी है, एलएफटी है। ठीक है, वेस्पर थ्योरी ये एब्रीविएशन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एलएफटी लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, हमने जो इन थ्योरीज को डिस्कस करना है वो वन बाय वन करना है। वेस्पर थ्योरी की हम बात करते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसके इंट्रोडक्शन में दो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट का नाम सिज्विक और दूसरे का नाम पावेल। ठीक है, इन्होंने 1940 में सबसे पहले एक नुक्ता जो है वो उठाया। उन्होंने क्या कहा कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनकी वजाहत की जा सकती है। किस सूरत में की जा सकती है? इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की सूरत में। स्टूडेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की दो टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो तरह के होते हैं। एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं लोन पेयर्स, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो होते हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, और बॉन्ड पेयर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो सिज्विक और पावेल ने नुक्ता क्या उठाया कि जो मॉलिक्यूल्स की शेप्स हैं उनकी हम वजाहत कर सकते हैं। किस सूरत में कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में। और इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आएगा? लोन पेयर भी आएगा और बॉन्ड पेयर भी आएगा। इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेंट्रल एटम, यानी कि जो दरमियाना एटम है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके आखिरी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे मॉलिक्यूल की शेप्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये नुक्ता उठाया था सिज्विक एंड पावेल ने। वेस्पर थ्योरी में बेसिकली हम पढ़ना भी यही चाहते हैं, हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद दो और साइंटिस्ट आए, उनका नाम है नीलहॉल्म एंड गिल्सपी। ठीक है, 1957 में इन्होंने एक थ्योरी को डिस्कवर कर दिया और इस थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी। आपको एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है कि वेस्पर थ्योरी को डिस्कवर किसने किया, तो आप साइंटिस्ट के नाम याद रखेंगे। ठीक है, अब ये जो वेस्पर थ्योरी है ये करती क्या है? वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है, किसको एक्सप्लेन करती है? शेप्स को। और शेप्स किसकी है? मॉलिक्यूल्स की। कौन से मॉलिक्यूल की? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, हमारे पास केमिस्ट्री में कुछ होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, कुछ होते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए थ्योरी बनाई गई है वो है सीएफटी एंड एलएफटी। ठीक है, उसमें हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। तो जो आपके पास नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उनका ताल्लुक या तो एस ब्लॉक से होता है या तो पी ब्लॉक से होता है। तो देखें, एस और पी ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनने वाले मॉलिक्यूल्स की शेप को एक्सप्लेन करने के लिए जिस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया गया उस थ्योरी का नाम है वेस्पर थ्योरी। यानी कि आपने याद रखना है कि वेस्पर थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है वो किसकी शेप को एक्सप्लेन करती है? मॉलिक्यूल्स की। बट कौन से मॉलिक्यूल्स की? ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है
इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो वेस्पर थ्योरी है इसका बेसिक अजम्पशन क्या है। अजम्पशन कहते हैं मफरूजे को, फर्ज करना, ठीक है, कि ये वेस्पर थ्योरी किस बुनियाद पे बनाई गई, यानी कि इसका मेन पॉइंट क्या है, एजेंडा क्या है। बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स में क्या आएगा, लोन पेयर भी आएगा और क्या आएगा, बॉन्ड पेयर भी आएगा। उनको अरेंज किया जाता है, ठीक है, कहा, सेंट्रल एटम के गिर्द, ठीक है, टू रिमेन एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट टू कीप रिपल्शन एट अ मिनिमम। यानी कि यहाँ पे बेसिक असम्पशन है क्या, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसमें लोन पेयर भी आएंगे, उसमें बॉन्ड पेयर भी आएंगे, उनको अरेंज करना है। कहाँ अरेंज करना है, सेंट्रल एटम के गिर्द, ठीक है, और सेंट्रल एटम के गिर्द उनको अरेंज इस तरह से करना है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें और रिपल्शन क्या हो सके, मिनिमम हो सके, ठीक है। तो ये बातें आपने इनिशियली याद करनी है। क्या याद करनी है, इसका बेसिक असम्पशन याद रखना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको आपने अरेंज करना है सेंट्रल एटम से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी हमारे पास जो है ये बोरोन है, बोरोन जो है इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लें जी मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जो है इनको यहां इस तरह से लिख दिया। अब आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। बी का लेट्स से हम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये फ्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा जो है यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे, ठीक है। आपने ये देखिए ये थे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने अरेंज करना है सेंट्रल एटम के गिर्द मैक्सिमम डिस्टेंस पे। तो क्या ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, नो, मैक्सिमम डिस्टेंस कोई और भी बन सकता है, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या बन सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले इधर अरेंज किया था, अब मैं बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन यहां लिखूंगा, ये आपने फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लिखा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस बना, ठीक है। इसी तरह आपने इधर भी करना है, इधर भी क्या करेंगे, बोरोन के इलेक्ट्रॉन को यहां लिखेंगे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहां पे लिखेंगे। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है सेंट्रल एटम, ये जो एटम है ये कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। ये आपके पास क्या है, बेसिक असम्पशन है वेस्पर थ्योरी का, ठीक है। अब हम इसके पास्टुलेट्स की बात करते हैं, तो इसका जो पास्टुलेट्स हैं ये आपको एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके पास्टुलेट्स में सबसे पहली बात देखिए कि दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, क्या करने में, इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो वेस्पर थ्योरी का मेन मुद्दा है क्या, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना। तो देखें जो आपने शेप्स को एक्सप्लेन करना है वो शेप्स को आप सिर्फ लोन पेयर की बेस पे नहीं कर सकते या बॉन्ड पेयर की बेस पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने मॉलिक्यूल्स की शेप्स को सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन करना है तो वहां पे लोन पेयर भी इन्वॉल्व होगा और वहां पे बॉन्ड पेयर भी इन्वॉल्व होगा। ये पहला पास्टुलेट है किस थ्योरी का, वेस्पर थ्योरी का। तो वेस्पर थ्योरी के पहले पास्टुलेट में आपने ये बात याद रखनी है, बोथ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास अमोनिया की बात कर लें, अमोनिया का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये NH3 है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। अब जब अमोनिया की ज्योमेट्री आपने बनानी है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है, ज्योमेट्री में 3 चीजें आएंगी, एक इसमें आ जाएगी शेप, ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें आ जाएगी बॉन्ड लेंथ और तीसरे नंबर पे इसमें आ जाएंगे बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। अगर आपने अमोनिया की शेप, आपने बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करना है तो हमें यहाँ पे लोन पेयर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बॉन्ड पेयर्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है स्टूडेंट उसकी तरफ आइए। दूसरा पोस्टुलेट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है उनको सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करना है ताकि रिपल्शन कम से कम हो। रिपल्शन कम से कम होगी ना तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। पॉलीवेलेंट एटम, ऐसा एटम जिसके वैलेंस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो उसे कहते हैं पॉलीवेलेंट एटम, ठीक है। मैनी, पॉली मींस मैनी, वेलेंट वेलेंस से निकला है।
तो देखो आपके पास सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम है, जिस तरह मैंने BF3 में बोरोन की बात की, वो पॉलीवेलेंट एटम है। अमोनिया की बात की, अमोनिया में नाइट्रोजन पॉलीवेलेंट एटम है। तो पॉलीवेलेंट एटम जो है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने अरेंज जो करना है वो कैसे करना है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, ताकि उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। जब रिपल्शन मिनिमम होगी ना तो आपके पास जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम। ठीक है, जब एनर्जी कम होगी तो स्टूडेंट्स याद रखिए जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, हम ऐसे ही स्ट्रक्चर चाहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को इस तरह से अरेंज करना है सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के गिर्द, ताकि वो सेंट्रल एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें और रिपल्शन उनमें क्या हो, मिनिमम। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, ये एक पॉलीवेलेंट एटम है और ये सेंट्रल एटम है। आपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें दो पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, इधर भी पेयर है इलेक्ट्रॉन का। तो CH4 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। जब रिपल्शन कम होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पोस्टुलेट डिस्कस करते हैं। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना लोन पेयर के, वो ज्यादा जगह घेरते हैं बॉन्ड पेयर से। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको मिसाल देता हूँ दोबारा से अमोनिया की। अमोनिया की अगर बात करें तो ये अमोनिया है, नाइट्रोजन यहाँ पे उसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, ये इसने दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और ये इसने तीसरे के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब देखें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है लोन पेयर का, ये ज्यादा जगह घेरता है। ये किससे ज्यादा जगह घेरता है, ये बॉन्ड पेयर से। ये आपके पास है लोन पेयर और ये आपके पास है बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, रीजन ये है इस लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है ओनली नाइट्रोजन का न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर में भी तो दो ही इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड पेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं दो न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस जो है वो हाइड्रोजन एटम का है और दूसरा न्यूक्लियस किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, अब देखें इस लोन पेयर को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, ये स्पेस में ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्पेस में ज्यादा फैल जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्पेस में ज्यादा फैल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बॉन्ड पेयर को पुल करेगा। जब बॉन्ड पेयर को पुल करेगा तो बॉन्ड एंगल जो है मजीद कंप्रेस हो जाएगा। जब कंप्रेस हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल के कंप्रेस होने की वजह से उसकी सारी ज्योमेट्री में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर के होते हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं। क्यों, क्योंकि लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियस अटैक कर रहे होते हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो दो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज्यादा है, एक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन कम है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस जो अटैक कर रहा है वो कम कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्पेस में ज्यादा फैला है। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा फैला है तो वो बॉन्ड पेयर्स के ऊपर पुल डालता है। तो जब पुल डालता है तो उससे क्या होता है, बॉन्ड कंप्रेस होते हैं। तो बॉन्ड कंप्रेस होने की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है और ज्योमेट्री सारी डिस्टर्ब होती है। ठीक है, ओके। अब देखें, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपने लोन पेयर्स की भी बात की, आपने बॉन्ड पेयर्स की भी बात की, तो जो इनकी रिपल्शन का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, उसकी अरेंजमेंट तो हमें बता दें। तो स्टूडेंट्स बड़ा इजी काम है। लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है ये ज्यादा होती है बॉन्ड पेयर से। यानी कि सबसे ज्यादा रिपल्शन दो लोन पेयर्स में होती है। रीजन अगेन वही, लोन पेयर्स ने ज्यादा स्पेस घेरी होती है। तो इधर दोनों लोन पेयर्स हैं ज्यादा स्पेस घेरते हैं। जब ज्यादा स्पेस घेरते हैं तो सेम चार्जेस होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन होती है। यहाँ पे एक लोन पेयर आता है, एक बॉन्ड पेयर आता है। लोन पेयर तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा बट बॉन्ड पेयर उतनी स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर सकेगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और यहाँ पे तो दोनों बॉन्ड पेयर हैं, तो जब दोनों बॉन्ड पेयर आते हैं तो रिपल्शन का मैग्नीट्यूड फर्दर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके पास रिपल्शन का ऑर्डर है इसे कहते हैं वैन डर वाल्स रिपल्शन। तो ये एग्जाम में आपको शॉर्ट आंसर के तौर पर पूछा जाता है कि वैन डर वाल्स रिपल्शन है क्या। ठीक है, अब स्टूडेंट इसका लास्ट जो पोस्टुलेट है वो हम देखते हैं
कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डबल बॉन्ड के, ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं ट्रिपल बॉन्ड के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। स्टूडेंट्स देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डबल बॉन्ड के और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से ऑब्वियस सी बात ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, इधर कितने हैं? 6, और इधर सिंगल बॉन्ड में कितने हैं? 2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और लेकिन याद रखें, ये जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं इनको मल्टीपल बॉन्ड्स भी कहते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड्स भी कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ये स्पेस में जो स्पेस है, खला है, उसमें जगह ज्यादा घेरते हैं सिंगल बॉन्ड से। लेकिन जब आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को फाइंड करना हो, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिहेव करते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी बिहेव करता है लाइक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इन डिटर्मिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। क्यों बोला? क्योंकि चाहे डबल बॉन्ड है चाहे ट्रिपल बॉन्ड है, वो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो जगह घेरता है वो सेम घेरता है जितनी कौन घेरता है? सिंगल बॉन्ड घेरता है, ठीक है। यानी कि ये वो रीजन है जिस वजह से आप ये कहते हो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है इनकी ज्योमेट्री जो है ये सेम होती है सिंगल बॉन्ड की तरह। और वो मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 न्यूक्लियाई के दरमियान सेम स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, सेम रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं जैसे सिंगल बॉन्ड करता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के आज के पास्टुलेट, इन पास्टुलेट्स को हमने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपने इनको अंडरस्टैंड किया है। ये लेक्चर नंबर 1 है, इसका लेक्चर नंबर 2 जो है उसका वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।